सुप्रभात। वेलकम टू माय चैनल इकोजेट एंड ऐसी आजादी और कहा। चलिए बात करते हैं क्लास 10th की। क्लास 10th साइंस से हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं और उसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चलिए बात करते हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस के बारे में। हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे वी कैन से प्रोसेस होते रहते हैं। तो कुछ प्रोसेस जो है वो फिजिकल है, कुछ प्रोसेस जो है केमिकल है। अब केमिकल प्रोसेस को कैसे पहचाने, फिजिकल प्रोसेस को कैसे पहचाने, तो फिजिकल प्रोसेस को चलिए एक बार के लिए रहने देते क्योंकि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस और केमिकल जो चेंजेस है उनको कैसे पहचान लेते हैं। तो चलिए 3 एक्टिविटीज ले रखी है, उनकी ऑब्जर्वेशन हमने चेक की, तो देखते क्या होता है। पहली ऑब्जर्वेशन, पहली एक्टिविटी हमने ली, पहली ऑब्जर्वेशन जो हमने ली पहली एक्टिविटी से मैग्नीशियम रिबन लिया हम लोग ने 2 सेंटीमीटर और उसको रब कर लिया सैंड पेपर के साथ। सैंड पेपर के साथ उसको रब कर लिया। रब करने के बाद हमने उसको बर्न किया तो हमने देखा कि डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ वो बर्न हो रही थी। साथ ही साथ जब उसकी ऐश को हमने कलेक्ट कर लिया, नीचे की तरफ एक वॉच प्लेट जो थी उसमें लेके, तो हमने देखा वॉच डिश जो थी या वॉच प्लेट जो कोई भी एक प्लेट ले सकते हैं, उसके हमने जब देखा ऐश को, तो ऐश जो थी वो व्हाइट पाउडर की तरह थी और वो था मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम ने क्या कर दिया था, उस मैग्नीशियम का जो रिबन था उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया था और वो व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो चुका था। वही सेकंड चीज चलते हैं। सेकंड एक्टिविटी हमने देखा लेड नाइट्रेट जो है हमने उसको केआई सॉल्यूशन, केआई का मतलब पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर लिया और अब देखते हैं उसमें क्या हुआ। साथ ही साथ हमने देखा एक्टिविटी नंबर 3 भी दे रखी है, जिंक ग्रैन्युल्स। ग्रैन्युल्स का मतलब होता है ऑलपिन्स जो होती है ना, उस तरह की पीने होती है हमारे पास। तो जिंक ग्रैन्युल्स हमने लिए, उनमें HCl डाइल्यूट या फिर H2SO4 भी ऐड कर सकते हैं डाइल्यूट, दोनों में इन सबको ऐड करने के बाद हमने देखा कि उसमें क्या हो रहा था, फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस। H2 गैस जो थी वो उसमें से इवॉल्व हो रही थी। मतलब ये सारे जो हमने रिएक्शंस देखी है, वो सारी रिएक्शंस, वो सारे जो प्रोसेस है वो केमिकल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि केमिकल प्रोसेस ये बताता है, केमिकल रिएक्शन ये बताता है कि अगर चेंज इन स्टेट होता है, स्टेट में कोई चेंज हो जाए, स्टेट का मतलब सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, इस तरह के कोई चेंज हो जाए, या फिर कलर में कोई चेंज हो जाए, या फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैसेस का इवोल्यूशन हो रहा हो ये बता रहे हैं, या फिर चेंज इन द टेम्परेचर, या फिर टेम्परेचर में कोई चेंज हो रहा हो। मतलब अगर कोई रिएक्शन हो रही है और उस रिएक्शन में अगर ये कुछ जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं अगर वो आपको नजर आते हैं या उसको आप सेंस कर सकते हो, मतलब ये सारे के सारे क्या है, केमिकल रिएक्शंस हैं। ये सब की सब रिएक्शन जो हो रही है वो कैसी हो रही है, केमिकली रिएक्ट हो रहे हैं, ये सब केमिकल रिएक्शंस प्रोसेस हो रही है। अब केमिकल रिएक्शन जब प्रोसेस करते हैं तो ये सब जो चीजें हमने देखी उसी को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो केमिकल रिएक्शंस जो है हम उसको पढ़ेंगे और केमिकल रिएक्शंस को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम लोग कैसे लिखते हैं हम आज उसकी बात करेंगे। तो आज का जो चैप्टर है वो उसी पे चलने वाला है। आज का चैप्टर चलने वाला है केमिकल रिएक्शंस क्या होती है और उसकी इक्वेशंस को हम लोग नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं या फिर उसको हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, केमिकल इक्वेशन की बात कर लेते हैं। केमिकल इक्वेशन में है हमने जो एक्टिविटी नंबर 1 किया था उसी को हम लोगों ने एक बार केमिकल रिप्रेजेंट, जो हमारी रिएक्शन जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है उसमें हमने लिखा Mg + O2 - MgO। अभी हमने इसको बैलेंस नहीं कर रखा है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि हमने क्या किया है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को हमने ऐड किया तो मैग्नीशियम Mg ऑक्सीजन O, इन दोनों कंबाइन करने के बाद ये जो बना दैट इज बना MgO। अब ये कैसे बना है वो मैं आपको लेटर में बता दूंगा, बट से पहले बता दूं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब ऐड किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों ऐड हो गए और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो इस तरह की जो नोटेशन है जिसमें हमने इसको रिप्रेजेंट किया है इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे इनिशियल जो हमने लिया था उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और रिएक्शन होने के बाद जो एरो लगा, एरो के बाद जो चीज बनती है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो जब भी हम लोग बात करते हैं सच हम उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल जैसा वर्ड बोल सकते हैं। तो जो इनिशियली हमारे पास अवेलेबल थी जिनके कंबाइन होने के बाद कोई नया प्रोडक्ट हमको मिला है, तो जो इनिशियली कंबाइन होते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो फाइनल प्रोडक्ट जो हमको मिलती है, जो फाइनली हमको जो आउटपुट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो ये हमारा इनपुट हो गया जिसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स, और जो हमारा फाइनल आउटपुट होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे? प्रोडक्ट। तो ये था एक छोटा सा एग्जांपल ऑफ केमिकल इक्वेशन। अगर हम लोग ये देख लें कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। अगर LHS और RHS और बीच में जो एरो साइन है इससे पता चलता है डायरेक्शन कि ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसेस हो रही है, मतलब इधर से प्रोसेस होकर किधर जा रही है, इस तरफ जा रही है, मतलब डायरेक्शन वेक्टर से अवेलेबल है। तो LHS में नंबर ऑफ एटम्स जो है वो अगर RHS के नंबर ऑफ एटम्स के बराबर हो जाए, नंबर ऑफ एटम्स इन LHS, LHS का मतलब रिएक्टेंट साइड में, और डायरेक्शन से पता चल रहा है कि हम लोग का क्या बन रहा है, प्रोडक्ट इधर बन रहा है, मतलब प्रोडक्ट वाली साइड में अगर उसके नंबर ऑफ एटम्स जो है और इसके नंबर ऑफ एटम्स जो है अगर वो दोनों नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो जाएं या सेम हो, इसका मतलब ये जो रिएक्शन है वो केमिकली बैलेंस रिएक्शन है।
मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये बैलेंस हो जाएगी जब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए, सेम। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे मतलब ये क्या हो जाएगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर यहाँ पे एटम्स और यहाँ पे एटम्स जो है वो बैलेंस नहीं है या फिर इक्वल नहीं है या फिर अनइक्वल है, देन इन दिस कंडीशन वी कैन से दिस इज अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो चलिए अब बात करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन की। चलिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इस तरफ। हमने एक इक्वेशन ले ली है Zn प्लस H2SO4 जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इससे बना ZnSO4 दैट इज जिंक सल्फेट प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। इन सब के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस है या नहीं चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा एलिमेंट LHS और RHS। LHS का मतलब इस तरफ, RHS वाला मतलब इस तरफ। ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, लिख दिया हम लोगों ने। और इन सब के एलिमेंट्स लिख दिए। एलिमेंट्स में कौन था, जिंक, हाइड्रोजन, एस सल्फर और O मतलब ऑक्सीजन, ये सारे थे। तो देखिए जिंक कितना था, इनिशियली जिंक यहाँ पे क्या Zn मतलब 1 है, ये रहा 1। और फाइनली देखिए जिंक यहाँ पे भी Zn मतलब यहाँ पे भी क्या हो गया 1। आगे देखते हैं H इसमें कितना है 2 और इसमें भी H कितना हो रहा है 2, तो इसमें भी 2 इसमें भी 2। थर्ड देखिए S इसमें कितना है 1, इसमें देखिए S1 और इधर S कितना है, इधर भी क्या है 1, इधर भी हो गया 1। अब बात करते हैं O की। O की इसमें कितना है 4, इसमें O4 है और इसमें भी O कितना है O4, तो इसमें भी O4 है। मतलब यहाँ पे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बिल्कुल इक्वल है, नंबर ऑफ एटम्स जो है दोनों साइड में इक्वल है, मतलब ये तो हो गई बैलेंस। अब बात करते हैं दूसरी तरफ। हमने एक और इक्वेशन लिखी, वो है Fe प्लस H2O डैश Fe3O4 प्लस H2। यहाँ पे आयरन लिया, यहाँ पे वाटर लिया, दोनों को कंबाइन किया तो Fe3O4 प्लस H2 बना। अब देखिए इन सबको बैलेंस करने की ट्राई कर लेते हैं। एलिमेंट LHS RHS लिख दिया, एलिमेंट में था Fe H और O, Fe H और O। LHS साइड में Fe कितना है 1, H कितना है 2 और O कितना है 1। अब इधर वाली साइड पे चलते हैं तो इधर वाली साइड में Fe कितना है 3, O कितना है 4 और H कितना है 2, लिख दिया हम लोगों ने। क्या ये आपको बैलेंस दिख रही है, क्या ये बैलेंस है? मतलब अगर आप देख पा रहे हैं तो LHS RHS के बराबर नहीं, मतलब ये बैलेंस नहीं है। तो चलिए अब हम इसको बैलेंस करते हैं और बैलेंस करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करनी है, वो देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इक्वेशन को बैलेंस करना। तो सबसे पहले स्टेप 1 देखते हैं। तो स्टेप 1 में क्या है, जो हमारी रिएक्शन जो थी, पूरी इक्वेशन जो हमने लिखी उन सबको बॉक्स में डाल दीजिए। तो पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा, चौथा, हमने चारों को बॉक्सेस में डाल दिया। बॉक्सेस में डालने का मतलब ये है कि आप ये जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है इस कॉम्बिनेशन को चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे Fe को आप Fe2 Fe3 Fe4 नहीं लिख सकते, मतलब Fe फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे H2O फिक्स है, यहाँ पे Fe3O4 फिक्स है और यहाँ पे H2 फिक्स है, मतलब इस कंपोजिशन में चेंज नहीं कर सकते। आपको चेंज करना है तो आप इसके आगे की तरफ नंबर्स लगा के इसको बैलेंस कर सकते हैं। मतलब इनके अंदर आप नंबर ऑफ एटम्स चेंज नहीं कर सकते, बाहर की तरफ चेंज कर सकते हैं। चलिए ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप बाद सेकंड स्टेप में आपको ये बनाना है, तो ये हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके थे, हम वापस ड्रॉ कर लेते हैं एक बार के लिए। एलिमेंट इसमें Fe H और O ये वाली साइड, और इन्हीं को इधर भी देख लेते हैं, यही है एलिमेंट, सारे एलिमेंट हो गए। इसमें Fe कितना है 1 LHS साइड में, LHS साइड में H कितना है 2 और O कितना है 1। वहीं इधर की साइड में देखा RHS में Fe कितना है 3, O कितना है H कितना है 2 और O कितना है 4, ये देख लिया हम लोगों ने। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले कंपाउंड को सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 2 और 1 3, यहाँ पे कितना है 3 और 4 7, यहाँ पे कितना है 2। तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इस कंपाउंड में भी उस एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। तो इसमें कौन है, ऑक्सीजन के पास सबसे नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, Fe3O4 को तो सेलेक्ट कर लिया एज अ कंपाउंड, और इस कंपाउंड में भी बैलेंस किसको करेंगे, O को पहले बैलेंस करेंगे क्योंकि O के पास कितने हैं 4 नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने की शुरुआत करेंगे। तो चलिए ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं देखते हैं। स्टेप 3 जो हमने कंप्लीट कर ली है और हमने चेक कर लिया O को बैलेंस करना है। तो चलिए O को बैलेंस कर लेते हैं। तो O यहाँ पे टेबल में देख लीजिए, O लेफ्ट हैंड साइड में है 1 और राइट हैंड साइड में कितना है 4। तो ये 4 है और ये 1 है, तो हम क्या करें, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी 4 हो जाएगा। तो चलिए हमने क्या किया, इस H2O को, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में इस H2O पूरा है ना, पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करें। सिर्फ O मल्टीप्लाई नहीं होता, पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए Fe प्लस 4H2O, पहले H2O था ना, अब वो क्या हो गया 4 से मल्टीप्लाई होकर 4H2 हो गया। और इधर वापस वही Fe3O4 इधर H2। तो ये देखो यहाँ पे O4 है, यहाँ पे भी क्या हो गया O4 हो गया, O ये है और आगे इधर 4 इसका मतलब ये भी 4 हो गया। मतलब हमने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। तो देखिए ऑक्सीजन दोनों साइड में बैलेंस है क्या, हाँ दोनों साइड में ऑक्सीजन LHS साइड में भी 4 हो गई और RHS साइड में भी 4 हो गई। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे। हमने इस पे बैलेंस किया तो हमारा क्या, ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो चुका था 4-4।
अब इस 4 को लगाने की वजह से 4 इंटू H2 मतलब ये कितना हो गया था 8, कितना हो गया था 8। तो यहाँ पे हाइड्रोजन दोनों मिला कितना होगा 8, तो यहाँ पे 8 हो रहा था। अब मुझे इधर भी हाइड्रोजन क्या करना है 8, यहाँ पे कितना अभी 2 है, तो अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे भी 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे भी 8 हो गया है। अब देखिए Fe प्लस 4H2O से हाइड्रोजन 8 हो गया था, अब यहीं पे Fe3O4 प्लस 4H2O से ये भी कितना हो गया 8, मतलब हाइड्रोजन भी क्या हो गया बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं और क्या बच रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, अब सिर्फ Fe बच रहा है, मतलब आयरन को आपको बैलेंस करना है। तो आयरन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं तो वो भी आप देख लीजिए, बाकी सब कुछ बैलेंस है। Fe कितना है यहाँ पे 3 और यहाँ पे Fe कितना है 1, तो क्या आप ये कर सकते हैं कि इस 3 की वजह से यहाँ पे भी हम 3 और लगा लें। देखिए अब ये भी Fe3 है और ये भी Fe3 हो गया। अब देखिए बाकी चेक करिए सबको, इक्वेशन चेक कर लेते हैं। Fe3 है, Fe यहाँ पे भी 3 है, H जो है हाइड्रोजन वो 2 इंटू 4 8 है, यहाँ पे भी 2 इंटू 4 8 है, यहाँ पे ऑक्सीजन को देखिए ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है। नाउ दिस इज बैलेंस, तो आप फाइनल बैलेंस रिएक्शन लिख लीजिए एक बार के लिए, फटाफट मैं बैलेंस रिएक्शन लिखवा देता हूँ आपको, लिख लें। थोड़ा सा मिटा देता हूँ, मैं इसको इस साइड लिख देता हूँ, आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। ये O4 हमने यहाँ से लिया था, ठीक है। और चलिए फाइनल इक्वेशन लिख लेते हैं। तो फाइनल इक्वेशन को क्या मिली, फाइनल इक्वेशन है हमारी 3Fe प्लस 4H2O से बना Fe3O4 प्लस O4 प्लस 4H2 चेक कर लीजिए एक बार वापस से बता देता हूँ आपको मैं। सबसे पहले स्टेप 1 लिखेंगे, स्टेप 1 में हमने जो रिएक्शन हमको जो दे रखी थी उस रिएक्शन को हम स्टेप 1 में लिखेंगे, तो इन सबको बॉक्स में डाल देंगे। इसका मतलब ये है कि इनके कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ, ये Fe रहेगा, ये H2O रहेगा, ये Fe3O4 रहेगा और ये H2 रहेगा, ये बना लिया। इसका सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, इनके एलिमेंट्स लिख लेते हैं, उनको LHS और RHS में ब्रेक कर देते हैं। तो LHS में जो Fe था हमारा आयरन था वो 1, वो हमारा हाइड्रोजन था 2 और ऑक्सीजन 1, और इधर RHS में देखते हैं दैट इज 3 2 और 4, ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इन सबको बैलेंस करना, ये स्टेप 1 और ये स्टेप 2 होने के बाद हम देखते हैं कि ये जो रिएक्शन हमारी बनी है उस रिएक्शन में ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो यहाँ पे Fe1 H2 और O का मिला के 3, यहाँ पे कितना आ रहा है 2, यहाँ पे कितना आ रहा है 7, क्योंकि 3 और ये 4 तो टोटल 7, तो मतलब इस कंपाउंड को हम लोग ले लेंगे। तो इस कंपाउंड को हमने पहले सेलेक्ट कर दिया, पहले कंपाउंड सेलेक्ट करते हैं, और कंपाउंड में भी पहले ये देखेंगे कि इनमें और में Fe और O में ज्यादा किसके पास है, O के पास ज्यादा है तो O को सेलेक्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, O4 था तो O4 को सेलेक्ट कर लिया और O को सबसे पहले बैलेंस करेंगे। मतलब बैलेंसिंग सबसे पहले किसकी होगी, वो चेक करने के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं, पहले कंपाउंड के बाद क्या चेक करते हैं उसका एलिमेंट। तो एलिमेंट ऑक्सीजन है जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। तो चलिए ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ चले, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए पहले हमने यहाँ देखा, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था 4 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था 1, तो हमने क्या कर दिया 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी 4 हो गया, तो हमने क्या कर दिया इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए यहाँ पे H2O था, O था, तो O को यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इन दोनों को पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पूरा मल्टीप्लाई होने से O तो हो गया 4 और यहाँ पे O कितना हो गया 4, मतलब O बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं O बैलेंस होती ये 4 यहाँ लगाने की वजह से H2 भी एक्स्ट्रा हो गया था, H2 इंटू 4 दैट इज 8, ये 8 हो गया हमारे पास। तो हमें क्या करना है, इस H को भी क्या करना है 8 बनाना है। तो 2 तो ऑलरेडी है, हम इसे आगे 4 लगा देते हैं, तो हमने इसके आगे 4 लगा दिया तो ये भी कितना हो गया 8, ये भी बैलेंस हो गया। अब बचा Fe, तो यहाँ पे Fe कितना है 1, यहाँ पे Fe कितना है 3, तो हमने क्या कर दिया इस Fe को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 3 Fe और यहाँ पे भी Fe3 हो गया, मतलब ये भी बैलेंस हो गया। तो फाइनल बैलेंसिंग रिएक्शन हमने यहाँ लिख दी। तो केमिकल इक्वेशन जो फाइनल बैलेंस होकर बनी वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है 3Fe प्लस 4H2O डैश Fe3O4 प्लस 4H2। ये थी हमारी फर्स्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, देख लीजिए। और अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, तो मैं इसको वापस से आपके लिए एक बार और सोल्व करके बता दूंगा, या फिर आप मेरे वीडियो को रिवाइज करके फिर से एक बार देख सकते हैं, थोड़ा रिवाइंड कर लीजिए और एक बार फिर देखिए, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता तो प्लीज आगे ना बढ़े, इसको कंप्लीट करके ही आगे बढ़ेंगे। कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन जो है वो इस तरह से लिखी जाएगी, जिसमें कंप्लीट बैलेंसिंग में हम लोग स्टेट को भी ऐड कर देंगे। तो 3Fe S लिखा मतलब सॉलिड है, 4H2O G लिखा मतलब ये गैस है, Fe3O4 S लिखा है मतलब ये सॉलिड है, प्लस 4H2 G लिखा है इसका मतलब गैस है। तो कंप्लीट
बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर आपको लिखनी है तो वो इस तरह से लिखी जाएगी, अदरवाइज ये भी अगर लिखते हैं तो ये भी करेक्ट है, और अगर स्टेट के साथ लिखना चाहे तो ये भी करेक्ट है। तो ये आपका कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा, जिसमें स्टेट्स भी हम लोग ने ऐड कर दी है, सॉलिड, गैस, सॉलिड और गैस। इसमें अभी इस मोमेंट पे लिक्विड नहीं है, दैट्स व्हाई इसमें जो वाटर है वो भी क्या है, गैसेस फॉर्म है। तो ये हो गई आपकी कंप्लीट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे, वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमारा पार्ट 2 में रहेगा। तो यहाँ तक के लिए अभी हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, और सेकंड पार्ट के लिए बने रहिए इकोजेड के साथ। थैंक यू।